भवानीपुर से ममता फिर आगे, भवानीपुर से ममता पीछे चल रही थी, भवानीपुर से ममता एक बार फिर आगे। यहां से शुभेंदु अधिकारी ये घोषणा कर चुके हैं कि 2000 वोट से वो कम से कम जीतेंगे, लेकिन ममता एक बार फिर से भवानीपुर से आगे। एक बार फिर ममता बनर्जी आगे हुई हैं, पीछे चल रही थी भवानीपुर से। ये टीएमसी के लिए निश्चित तौर पर बड़ी खबर है। तीसरे राउंड में 809 वोट से आगे हैं। देखिए ज्यादा मार्जिन नहीं है, हालांकि अभी कई राउंड की यहां पर काउंटिंग होनी बाकी है। टोटल 20 राउंड होने थे भवानीपुर में, जो कि पश्चिम बंगाल की सबसे हॉट सीट। ये तो आंकड़ा और आगे बढ़ गया, 172 पर पहुंच गई भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी रुझानों में और आगे बढ़ती हुई 172, 113, 172 भारतीय जनता पार्टी, 113 टीएमसी। बहुत बड़ा उलटफेर, जिसके संकेत पहले से मिलने शुरू हो गए। ममता बनर्जी की जो बढ़त है वो तीसरे राउंड में 898 वोटों की है। पहले राउंड में पिछड़ रही थी, दूसरे राउंड में बढ़त, फिर से पिछड़ी बढ़त बनाने के बाद और तीसरे राउंड में 898 वोट से आगे। तो 898 वोट से भवानीपुर में ममता बनर्जी फिलहाल आगे नजर आ रही हैं। 113 पर टीएमसी, 172 पर बीजेपी। तो आइए जरा इसको एक्सप्लेन करते हैं। अभी ये आप देखिए जरा 293 सीटों का हाल क्या है, मैप किस तरह का दिखाई दे रहा है। अब जरा बर्ड्स आई व्यू की तरफ आपको ले चलता हूं, 293 सीटों का हाल दिखाता हूं। ये है 200 पश्चिम बंगाल का किंग कौन, और ये रहा अभी बर्ड्स आई व्यू में कलर डिवीजन। इसमें अगर आप देखेंगे हमने पूरी 293 सीटें आपके सामने रखी हैं। जाहिर है इसमें से हर एक सीट को पढ़कर उसको बताना अभी आपके हमारे लिए मुमकिन नहीं, और आप भी ये देखना चाहते हैं कि ज्यादातर मोटे तौर पर दिखाई क्या दे रहा है। मोटे तौर पर तो सबसे यही दिखाई दे रहा है कि हर तरफ भगवा कलर जो है वो प्रमुखता से हमें नजर आ रहा है हरे रंग पर। देखिए आप गौर कीजिए, हमने टीएमसी के कैंडिडेट जो हैं वो टीएमसी को हमने हरे रंग से यहां पर इंगित किया है, और सैफरन कलर जो है वो अब सीधे सीधे पश्चिम बंगाल में बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है, और हर तरफ आपको भगवा रंग नजर आएगा। वाकई भारतीय जनता पार्टी ने कमाल कर दिया है। कैसे पश्चिम बंगाल में जीरो से हीरो बनी भारतीय जनता पार्टी। पिछले चुनावों में उसने बड़ा उलटफेर किया, जबरदस्त टक्कर दी, और उस वक्त यह कहा जाने लगा था कि आने वाले वक्त में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है, और इस बार वो कारनामा, वो अजूबा कर दिखाया है भारतीय जनता पार्टी ने। फिलहाल के रुझान देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। एक बात और मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूं कि कम से कम पहले 6 से 7 जगहों पर ये ब्लू कलर दिखाई दे रहा था, कांग्रेस जो रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन अब ये कम दिखाई दे रहा है पहले के मुकाबले। 1, 2, 3 और 4 ही सिर्फ दिखाई दे रहा है। केवल 4 सीटों पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है, बाकी तो आप देख ही रहे हैं। आप जरा इधर आ जाइए, असम की तरफ आपको ले चलता हूं। असम की 126 सीटें वो क्या कहती हैं, जरा इधर। असम का किंग कौन, जाहिर है इसमें सब भगवा आपको यहां दिखाई देने वाला है ज्यादातर। यहां असम की सीटें आपके सामने रख रहा हूं, जिसमें 126 में से 126 के रुझान आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी 95, कांग्रेस 29, AIUDF 2 पर दिखाई दे रही है। और इस हिसाब से अगर आप देखें तो ये भी बर्ड्स आई व्यू में, मतलब चिड़िया जिस ऊंचाई पर उड़ती है वहां की ऊंचाई से अगर आप नीचे देखें तो ये मैप भी आपको ये ज्यादातर सैफरन दिखाई देगा। वो अपर असम हो, लोअर असम हो, मिडिल असम या बराक वैली वाला हिस्सा, आप देखें सब जगह पर लगभग भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया। और तमाम जो चुनावी विश्लेषक हैं दिनेश, वो इस बात को कह भी रहे थे कि कांग्रेस पार्टी को जिस तरह से टक्कर देनी चाहिए थी वो देती नजर नहीं आई है पार्टी आसाम के अंदर। आसाम में जो कांग्रेस है वो गुटबाजी से भी 2-4 कर रही थी और उस तरह की टक्कर नहीं दे पाई। और आप देखिए इसे तो प्रो इनकम्बेंसी कहा जाएगा, जिस तरह से भारी बहुमत के साथ बीजेपी एक बार फिर सत्ता पर काबिज होती है। लेकिन अब आपको लिए चलता हूं, आइए तमिलनाडु की तरफ। हमारे संवाददाता आनंद जो पहले डीएम के दफ्तर पहुंचे हुए थे, वहां से कुछ ही देर में कनात समेटी गई, तंबू उखाड़े गए और टीवी के तरफ फोकस शिफ्ट हो गया है। आनंद हमारे संवाददाता क्या बता रहे हैं, देखिए जरा, ये देखिए जरा, ये है विसिल का जलवा। विसिल पोडू आप अक्सर सुनते होंगे, ये असल में GOAT, ये जो इन्होंने फिल्म बनाई थी उसका एक गाना है जो बहुत चला, और अभी तो विक्ट्री हो ही रही है, विजय की जय जयकार हो रही है वहां पर। लेकिन आनंद के पास क्या बताने के लिए, ओवर टू यू आनंद।
जी देखिए, जैसा कि आपने कहा कि हम पहले डीएमके ऑफिस में थे, लेकिन जैसे ही वहाँ से सामियाना हटा तो हम सीधा टीवीके दफ्तर आ गए। हालांकि जो टीवीके का दफ्तर है वो चेन्नई में, बाकी जो दलों के दफ्तर उनसे सबसे दूर है, इससे थोड़ा आने में यहाँ वक्त लगा। और यही वजह है कि यहाँ पे अभी कुछ ही सपोर्टर्स भी पहुँचे हैं टीवीके के। जैसे से रुझान आने शुरू हुए हैं तो टीवीके के सब सपोर्टर्स यहाँ जो टीवीके के हेडक्वार्टर वहाँ पहुँचना शुरू हो गए हैं। अभी काफ़ी कम संख्या में, लेकिन धीरे धीरे और सपोर्टर्स यहाँ पर आएंगे। जिस तरह से जो रुझान सामने आ रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि टीवीके सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर तमिलनाडु में उभर रही है। और इससे ये भी पता चलता है कि जो विजय की लोकप्रियता थी फिल्मों में, उसको उन्होंने अपनी राजनीतिक ताकत के तौर पर बदलने में सफलता पाई है। उसको तो इनके दफ्तर से इनके घर की दूरी कितनी है? घर आसपास है या दूर है? के बाद ऐसा होगा भारत की राजनीति में। जी घर तो उनका दूर है, लेकिन ये जरूर है कि उनका जो दफ्तर है बहुत शानदार दफ्तर है। जब अंदर अभी जब गेट खुलेंगे तो आपको दिखाएंगे कि दफ्तर उन्होंने बहुत शानदार बनाया। और ठीक दफ्तर के जो दफ्तर बना है वो यहाँ से बमुश्किल 100 मीटर की दूरी पर बीच है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जिस तरह के एक्टर हैं विजय और जिस तरह की उनकी पसंद है, उसी हिसाब से उन्होंने अपनी पार्टी दफ्तर ही बनाया है, उसका लोकेशन भी तय किया है। और हम जब आ रहे थे तो रास्ते में जगह जगह पे पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी थी, बैरिकेडिंग कर दिए गए थे। यानी कि पुलिस को भी ये मैसेज जा चुका है रुझान आने के बाद से कि कहां उनको जाना है, कहां शाम की तैयारी करनी है, कहां पे सुरक्षा का बंदोबस्त करना है और कहां भीड़ जुटेगी। तमिलनाडु में व्यवस्थाएं बदलती हुई नजर आ रही हैं और वाकई एक्टर विजय ने कमाल कर दिया है। जो कारनामा रजनीकांत नहीं कर पाए, जो कमल हासन नहीं कर पाए, वो एक्टर विजय ने कर दिखाया है। अगर ये कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। जयशंकर गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। जयशंकर जी, इस कारनामे को, इस अजूबे को आप कैसे देखते हैं? थोड़ी देर पहले आनंद ही हमें बता रहे थे कि एक्टर विजय के पास उतना बड़ा कोई संगठन नहीं था, यहां तक कि उनके पास कार्यकर्ता भी नहीं थे जो कि वोटर्स को घर से निकालकर पोलिंग बूथ तक ले जाएं। जो अलग अलग उनके फैन क्लब्स बने हुए थे, उनको यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी और उसमें यह कारनामा कर दिखाना कितनी बड़ी बात? नहीं समीर, सबसे बड़ी बात है कि तमिलनाडु के मतदाता एडीएमके और डीएमके दोनों की राजनीति से ऊब चुके थे। जो फ्रीबीज बांट करके आम जनता तो आम जनता रही, लेकिन डीएमके चाहे एडीएमके के नेता समृद्ध होते गए, समृद्धशाली होते गए। तो ये सब देखते हुए और विजय ने अपनी फिल्मों के जरिए भी एक योद्धा की छवि बनाई थी। हाँ, जननायक वाली छवि बनाई थी। उसका लाभ मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था। जो पहली रैली हुई जिसमें भगदड़ मची, लोग मरे थे, उसको देखते हुए एक तरह के इंडिकेटर मिलने लग गए थे कि अब तमिलनाडु से जो डीएमके या डीएमके की राजनीति खत्म होने वाली है। विकल्प चाहते थे लोग और वो विकल्प मिल गया। लेकिन अगर थोड़ा पीछे रह जाते हैं बहुमत से तो फिर क्या होगा? शंभुनाथ जी, आपका असेसमेंट क्या कहता है? बीजेपी एआईएडीएमके के गठबंधन में जाएंगे? देखिए, वो जो उनकी लड़ाई थी वो डीएमके से थी। हाँ। तो मुझे लगता है कि शायद एडीएमके से कुछ लोग को सपोर्ट करें या टूट जाए एडीएमके, यही हो सकता है। मुझे तो लगता है कि बीजेपी या कांग्रेस से ही कुछ लोग, क्योंकि डीएमके से ही उनकी लड़ाई है ना जी। नहीं, लेकिन मुझे ये लगता है जब सरकार बन रही होती है किसी की, तो इसमें भी आप हैरान मत होइएगा कि डीएमके से भी निकलकर कुछ लोग कहें कि हम कुछ लोग कांग्रेस और बीजेपी तो तैयार है निकलने के लिए। मान लीजिए 60 सीटें भी जीत जाती है डीएमके, काफी लोग चाहिए। हो सकता है कि अभी तो जहां पर भारतीय जनता पार्टी नहीं थी वहां पर इनरोड बना रही है, अब वहां सत्ता में आ रही है। पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं, लेकिन जहां थी असम में, वहां और ज्यादा मजबूत हो रही है। ज्योतिर्मय तालुकदार, इस हिसाब से आप क्या नोट कर रहे हैं? हाँ एग्जैक्टली, ये मैं देख पा रहा हूँ कि पहले जैसे बीजेपी ऑलरेडी सरकार में थी, सर्बानंद सोनोवाल की सरकार थी पहले, उसके बाद हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार, उसमें आप देखेंगे 75 वर्सेस 50, बीजेपी प्लस was 75। अब हम देख पा रहे हैं कि बीजेपी प्लस इज 96। तो तीसरी बार के लिए बीजेपी आ रही है और हिमंता के साथ और इतनी ज्यादा सीटों के साथ आ रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इस बार इसकी वजह क्या है? ये प्रो इनकम्बेंसी है, मतलब पहले से ज्यादा काम को सराहकर और ज्यादा लोग वोट दे रहे हैं। एग्जैक्टली और इसमें एक बात है, जो हम बंगाल की बात कर रहे थे, वो असम में वैसा नहीं हुआ। जो बेनिफिशियरी स्कीम्स इस बार हिमंता बिस्वा शर्मा ने और बहुत ज्यादा स्कीम्स लाए थे। बेनिफिशियरी स्कीम्स इलेक्शन से कुछ ही महीने पहले, फॉर एग्जांपल, बहुत सारी महिलाओं को 10,000 रुपए दिए गए थे। और अरुणोदय स्कीम ऑलरेडी है, तो बहुत सारी स्कीम है। उन्होंने 1 लाख नौकरी की बात की थी, तो उसमें से काफी सारी नौकरियां उन्होंने दी है। लेकिन इसके अलावा घुसपैठियों वाला मुद्दा भी दोनों ही जगहों पर चलता हुआ नजर आया है क्या? असम में भी और पश्चिम बंगाल में भी, जो बीजेपी की तरफ से प्रमुखता से उठाया गया। हाँ जी, तो वो बात चलती आ रही है, वो बात असम में चलती आ रही है। लेकिन मुझे लगता है इस बार हिमंता बिस्वा शर्मा की जो सरकार थी, उन लोगों ने थोड़ा उस बात से दूर आके मेनली जो बेनिफिशियरी स्कीम की एक है वो उसमें बात की है। और हिमंता बिस्वा शर्मा का इस बार ये था कि 100 पार करना है, बीजेपी का था कि 100 पार करना है, और वो 100 के पास जो लोग लूज कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, जरा वो भी सुन लीजिए। ठीक है।
और पता ये चला है कि वो तब तक स्क्रीन पर थे जब तक हम अनाउंस कर रहे थे और अब वो चले गए। तो ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्क्रीन पर थे अभी तक, वो जो अभी तक पर्दे पर थे, जनता के मानस पटल वाले पर्दे पर भी और सत्ता पर भी थे, लेकिन अब वो जा रहे हैं। किसकी किसकी विदाई हो रही है, कौन आ रहा है, अब इसमें बहुत ज्यादा सस्पेंस नहीं रह गया। 171 भारतीय जनता पार्टी, 114 तृणमूल कांग्रेस। ये है बंगाल का इस समय हिसाब किताब। असम में 95 बीजेपी, कांग्रेस 28, AIUDF 2 और अदर्स। AIUDF भी आपको चौंकाता है क्या? बदरुद्दीन अजमल बिल्कुल नहीं, मुझे चौंकाता बिल्कुल नहीं है। AIUDF का डब्बा गोल होने वाला है इस चुनावों में। जिससे भी आप बात कर रहे थे आसाम के अंदर, वो ये बात प्रमुखता से कह रहा था। मुझे लगता है कि आप जो मैं कह रहा हूं उसे इको कर सकते हैं बेहतर तरीके से।